हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम चालू करने वाले हैं रेस्पिरेशन का टॉपिक। अभी तक अपन देखे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ठीक है, ये टॉपिक जो थे हमने कंप्लीट करे हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब अपन रेस्पिरेशन टॉपिक की ओर अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। रेस्पिरेशन टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में लेंगे। पहले तो अपन ब्रेक डाउन देखेंगे रेस्पिरेशन, अच्छा आपको पता है एक ब्रेक डाउन होगा पार्ट और एक होगा ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन आपको अगली वीडियो में देखिएगा। अभी हम लोग पार्ट 1 है ये रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रेस्पिरेशन। अब छोटी क्लासेस में अपन ने क्या क्या पढ़ा है। रेस्पिरेशन क्या होता है? CO2 का निकलना, कार्बन सॉरी O2 को मतलब एक्सचेंज हो गया, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो ना अपनी बॉडी में। लेकिन नहीं, ये जो आप प्रोसेस जो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस को अपन ब्रीदिंग बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होती है कि एक्सचेंज भी हो रहा है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर शुगर्स के अंदर उसका ब्रेक डाउन भी हो रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व क्या करता है? रेस्पिरेशन की दो आपने टाइप देखा है, ये एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है सेल्यूलार रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ऑक्सीजन का लेना, या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल शुगर के अंदर ब्रेक डाउन करना। तो देखो, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन रिलीज एनर्जी। अभी जो एनर्जी, अब देखो आपने क्या पढ़ा, खाना अपन खाते हैं, खाने को अपन यूटिलाइज करते हैं, और जो यूटिलाइज करते हैं अपन क्या होती है? एनर्जी निकलती है। तो वो एनर्जी जो है रिस्पायर करते हैं अपन, वो एनर्जी होती है, उसको अपन बोलते हैं ATP। कुछ याद आ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, जो कि सेल के अंदर आप लोगों को देखा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, और इसे हम बोलते हैं सेल्यूलार रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग अब रेस्पिरेशन के टाइम क्या होगा? रेस्पिरेशन डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल शुगर्स के अंदर क्या हो गया? डिवाइड हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और उसने एक एनर्जी प्रोड्यूस करी। दैट एनर्जी इज नोन एज ATP, विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, अब रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कितना चाहिए ऑक्सीजन, उसके रिक्वायरमेंट पे रेस्पिरेशन के दो प्रकार होते हैं, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक ए, एनएरोबिक एन, जिसके अंदर ए वर्ड आ गया, जिसके देखो देखो एरोबिक ना, लेकिन इसके अंदर पीछे एन हो गया, एन आ गया, इसके एन एरोबिक आ गया, एन आ गया, और इसके अंदर ए एन नहीं आया। तो एन जिसके अंदर नहीं आया उसके मतलब क्या है? कि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही करता है, ठीक है यार। जिसके अंदर एन नहीं आएगा वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एन एरोबिक जिसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब इन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक मतलब इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस मतलब एब्सेंट होता है, कोई बच्चा एब्सेंट है क्लास के अंदर तो अपन वो एब्सेंट बोलते हैं, सर एब्सेंट है वो, तो वैसे ही मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है ऑक्सीजन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगला अपन समझते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। नाउ ये हम लोग मेन टॉपिक है। अब ये ऐसा ही एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। वो एनसीईआरटी की बुक में जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पाथवे समझ नहीं आएगा उसके बिना, और आप थ्योरी में लिख नहीं पाओगे। अब पाथवे क्या बोलता है कि आपके पास पहला आपने कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू आपने ग्लूकोज एनर्जी निकाल दी। उस एनर्जी के अंदर आप लोगों को 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस करें C6H12O6 तो आपको पता है C6
मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलने के बाद क्या हुआ, वो साइटोप्लाज्म से क्या हुआ, नीचे आया और वो बना पायरुवेट। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट आपको डेफिनेशन दिख रही है, जो सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उससे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें सारी सेल ऑर्गेनेलीज तैर रही होती है। तो उससे क्या हुआ, ये चेंज हुआ इनटू पायरिक एसिड या पायरुवेट, और वो हो गया हाफ। 6 मॉलिक्यूल से वो आ गया 3 मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है ये तीनों हो गए 3 के अंदर डिवाइड। एक आ गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक आ गया लैक ऑफ। अब एब्सेंस और लैक में क्या अंतर है, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, और लैक मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक की तरफ बढ़ेंगे। अगर अपन देखें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब जिसमें 2 कार्बन है, एल्कोहल। इथेनॉल मींस एल्कोहल। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और तीसरा आपकी एनर्जी विच इज ATP। दूसरा अगर अपन देखें तो वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से आपका क्या निकलता है। लाइक मसल में आपको देखो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड लाइक ना, अगर आपकी मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड आ जाता है ना, तो आपके कभी कभी पाँव के अंदर और कभी क्रैम्प आ जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से, कि बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड आ गया और उसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिले आपको। और थर्ड आता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मीन्स वाटर, साथ ही साथ ATP मॉलिक्यूल एनर्जी भी निकाल रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो आपका पूरा पाथवे है, इसको नहीं करके गए तो बहुत पछताओगे बेटा, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ, वार्निंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये आपकी NCERT बुक का है, जो आपके NCERT बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता है। फटाफट से रिकैप करें। ग्लूकोज था 6 मॉलिक्यूल, देखो फटाफट से रिकैप कर रहे हैं अपन पूरा जो अपन ने पढ़ा। ग्लूकोज था जिसके अंदर 6 मतलब C6H12O6 मतलब C6 मतलब 6 मॉलिक्यूल कार्बन है उसके अंदर। जब साइटोप्लाज्म से उसका हुआ तो उसके अंदर आपका निकला पायरुवेट। पायरुवेट या फिर बोल सकते हैं पायरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे। अब ये डिवाइड हो गए इनटू 3। पहला होता है एब्सेंस, दूसरा होता है लैक, तीसरा होता है प्रेजेंस। एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है, मतलब कमी क्या, ऑक्सीजन है ही नहीं, 1% भी नहीं उसके अंदर। तो लाइक देखो उसके अंदर आपको वो इथेनॉल मीन्स एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल अपन को देखने को मिलते हैं। देखो ईस्ट है वहां पे आपको देखने को मिलता है। दूसरा देखे तो आपका लैक हो, जो कि मसल्स के अंदर होता है, लाइक लैक्टिक एसिड, और साथ ही उसके अंदर एनर्जी 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ वो बन जाता है। अब अपने पास क्रैम्प क्यों आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मसल्स के अंदर अगर ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो अपने पास क्रैम्प आने लग जाता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब इस सेशन का आखिरी टॉपिक देखने वाला जो कि अपन देखने वाला है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फटाफट से 1 मिनट में देखते हैं कि अपना सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो। दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया का प्रेजेंस आप देख सकते हो, देखो आपका ब्रेकडाउन पाथवे समझो। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपको क्या दिखा, माइटोकॉन्ड्रिया। एब्सेंस में आपको क्या दिखा, ईस्ट। तो ये कर देना, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको ना मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा, और एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको हमेशा साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। तीसरा एंड प्रोडक्ट्स है इसके CO2, H2O, और इसके क्या है एल्कोहल, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। तीसरा इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसके अंदर कम एनर्जी। अब अगला जो टॉपिक है अपना है ह्यूमन रेस्पिरेशन, जो कि हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक ठीक है, ये याद रखना ही जो अपन ने आज के सेशन में बात करी है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ज़रूर देखना।
एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है 3 या 2 मार्क। मैंने तभी आपको 4 पॉइंट दिखा दिए। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कक्षा में, तब तक टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड